नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो स्वास्थ्य संजीवनी में। स्वास्थ्य संजीवनी का आज का ये एपिसोड और आने वाले कुछ एपिसोड्स डेडिकेटेड हैं विमेन हेल्थ को। ये एपिसोड्स रहेंगे विमेन हेल्थ केयर स्पेशल, जिनमें हम बात करेंगे महिलाओं से संबंधित रोगों के बारे में, जैसे कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ल्यूकेरिया, महिलाओं में होने वाले कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फाइब्रॉइड और अन्य प्रकार के रोगों के बारे में। और हमारे विश्वसनीय डॉक्टर अतुल से जानेंगे उनका सटीक निवारण, उनका उपचार। आज का जो एपिसोड है ये विमेन हेल्थ केयर सीरीज का पहला एपिसोड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मासिक धर्म संबंधित रोगों के बारे में, परेशानियों के बारे में, जिन्हें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। मुख्यतः आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में और पीरियड में, मेंस्ट्रुएशन में होने वाली इरेगुलरिटीज के बारे में, पीरियड होना ना होना, स्किप होना, ऐसी और जानकारी हम लेंगे डॉक्टर अतुल से और जानेंगे इनका सटीक निवारण। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव रखें कमेंट्स के माध्यम से और हमारे चैनल मंगलमय डिजिटल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर अतुल का हमारे शो में। डॉक्टर अतुल नमस्कार, आपका शो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार, सभी महिलाओं को, महिला दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी जैसे आपने बताया कि अभी एक सीरीज में, अभी एक महिलाओं के लिए भी सीरीज बहुत अच्छी बात है। कई महिलाओं को कुछ कुछ तकलीफें होती है और मैं तो कहूँ अभी जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि एक एपिसोड में नहीं हो, अभी हम अलग अलग एपिसोड लेंगे ताकि उनके सारे तकलीफों का निवारण उनको मिल जाए। तो जैसे आपने बताया कि आज के एपिसोड में हम लेंगे पीसीओएस या पीसीओडी या मासिक संबंधी तकलीफ है। अभी देखो, बात तो सही है आपकी कि ये जो पीसीओएस है, पीसीओडी है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये बहुत ही कॉमन है, इतना कॉमन होते जा रहा है अभी आजकल। मैं आपको केवल एक शुरुआत में एक उदाहरण बताता हूँ कि एक महिलाओं का कॉलेज था, मतलब ये जो घटित बात बता रहा हूँ, ये कोई मेरी अपनी बनाई नहीं, काल्पनिक नहीं, ये घटित हुआ है। तो महिलाओं का कॉलेज था, वहाँ पर सारी बच्चियाँ पढ़ती थी, सभी मतलब ग्रेजुएट करने वाली जो बच्चियाँ थी वो थी। उनको एक गायनेकोलॉजिस्ट की टीम वहाँ गई देखने के लिए कि चलो देखते हैं बच्चियों में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो वहाँ पर जाने के बाद उनको इतना एक बहुत शॉकिंग उनको देखने को मिला, बहुत शॉकिंग, कि उसमें से जितनी भी लड़कियों को थोड़ा बहुत भी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम था, उसमें से 60 to 70% लड़कियों को पीसीओडी था। अब ये कितना अलार्मिंग हो रहा है, कितना अलार्मिंग है कि देखो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम तो चलो ठीक है होता है, पर ये जो पीसीओडी है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो रहा है। बच्चों में ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, जो कि अभी जिनका तो जो पढ़ती हैं, जिनको जो जस्ट मेनार्की मतलब जिनका जस्ट मेंसेस शुरू हुआ है 2-4 साल से, तो उनको तुरंत ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वैलिड रीज़न है, अभी हम जो डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा आगे आगे इसका क्या वैलिड रीज़न है। तो ये जो तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, ये बहुत गौर करने लायक हैं। कुछ साल पहले, 50 साल पहले इतनी तकलीफें नहीं हुआ करती थी, इतनी बहनों को में इतनी तकलीफें नहीं हुआ करती थी। ज़्यादातर मैं भी अपने अगर मैं क्लिनिक देखूँ, उसमें भी जो महिला पेशेंट्स आते हैं, उसमें से महिला पेशेंट जितने भी आते हैं, उसमें से लगभग 60% महिलाओं में ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत ध्यान देने लायक बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है आजकल के दिनों। और इसी का नतीजा ये आता है कि जो हम आगे एपिसोड में देखेंगे, इसका नतीजा आता है कि भविष्य में जैसे ये बच्चियाँ जिनके विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद ये बच्चा होने में फिर उनको तकलीफ होती है, इनका मूल कारण यही है। इनका मूल कारण पीसीओडी हो जाता है, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, या मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया वगैरह जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, शुरुआत में क्या होता है कि जैसे बच्ची उम्रशुदा हो जाती है, अ, देखो प्रॉपर एज है मेंसेस का, ये होता है 13 से 14। पुराने ज़माने में तो 15 से 16 या 17 होता था, 15-16 होता था। पर आज के ज़माने में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लाइफ़स्टाइल है, 13-14 होना चाहिए। पर बहुत दुःख से कह रहा हूँ ये बात, सभी दर्शक महिला समझ लें इस बात को। मेरे पास एक बच्ची आई थी, 8 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची को मेंसेस शुरू हो गए थे। अब 8 साल की बच्ची को मेंसेस आना, ये इतनी
मतलब समाज में कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी छोटी बच्ची का यूट्रस तैयार हो गया कंसीव करने के लिए। मैं पढ़ता था, कुछ ऐसा डाटा पढ़ रहा था, तो डाटा पढ़ने में एक ऐसी बात आई थी कि अमेरिका में 3 साल की बच्ची का यूट्रस डेवलप हो चुका था। 3 साल की बच्ची को मेंसेस आना शुरू हो गया था। 3 years ओल्ड गर्ल, विचार करो कि ये कहाँ जा रहा है। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने हमें बताया है कि ये छोटी-छोटी एज से ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में हमारी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके क्या रीज़न्स हैं और उसके साथ हमें ये इनका सटीक निवारण चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो यंग गर्ल्स हैं उनको प्रॉब्लम होता है इरेगुलर पीरियड्स का बहुत ज़्यादा। सुनने में आता है किसी का स्किप हो जाता है, किसी का एक्सटेंडेड हो जाता है, नॉर्मल डेज से ड्यूरेशन लंबा हो जाता है और कईयों का एबनॉर्मल रहता है, एक्सेस भी रहता है। तो वो सब चीज़ें आप हमें विस्तार से थोड़ा बताइए। पीसीओडी और पीसीओएस के अलावा हम इस इरेगुलर जो साइकिल्स हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बस यही यहीं पर अभी जो हम उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों में भी छोटेपन में से ही ऐसा क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखो, इसका एक रिवील्ड कारण है। जैसे बच्चे थोड़े खाने लायक बन जाते हैं, जैसे 1 आध 2 साल के बाद बच्चे जैसे खाने लायक खाना 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 शुरू कर देता है। देखो, माँ-बाप का एक चलो एक प्रेम होता है कि बच्चों में जंक फूड, जैसे समझ लो कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं, कुछ जाते हैं, इसमें वो देते हैं उनको पैकेट वाला खाना। जो भी पैकेट में खाना होता है, जो कंपनी में जो आजकल जो वेपर्स आ रहे हैं, जो बिस्किट्स आ रहे हैं, या जो न जाने क्या-क्या आ रहा है, सब लोग जानते हैं बाहर क्या है, बाहर दुनिया में क्या-क्या मिल रहा है। वो जो चीज़ होती है जिसमें वो जो केमिकल डाला होता है, ये जो पैकेट्स में, क्योंकि उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला होता है, उसका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए डाला होता है, और इसका जो खाने की तलब लगे, इसलिए कुछ-कुछ केमिकल्स डाले होते हैं अपने उस पैकेटों में। देखो, 6 महीने के बाद भी अगर कोई वेपर कवर लेते हैं, तो 6 महीने के बाद भी आप खोलोगे तो वही का वही टेस्ट मिलेगी। पर वही घर का अगर तला हुआ वेपर्स अगर आप रखेंगे और बंद करके रखेंगे, तो उसका तो क्या हाल होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जो भी पैक्ड फूड होता है, जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है कंपनी से आया हुआ, इसमें कुछ ना कुछ केमिकल होता ही है। और ये जो केमिकल जब बच्चे का वो जो खाना खाते हैं, तो बच्चों में जो नॉर्मल सिक्रीशंस हमारे जो ग्रंथियों के होने चाहिए होते हैं, ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। दूसरी सेकंडली, जो फिर बच्चा जैसे छोटा होता है, तो वैसे आजकल के जो ज़माना, देखो ये मैं अपने मन की नहीं कह रहा हूँ, अभी जो बोलने जा रहा हूँ ये डाटा है, और खुद डब्ल्यूएचओ भी बोलता है कि भारत में जो दूध मिल रहा है पैकेट में, जो पैकेट का दूध मिलता है, सब लोग लगभग सभी के पास तो स्वाभाविक है कि गायें पालना और ये सब देसी सब चीज़ होना मुश्किल है, और जो अवेलेबल है डेयरी के रूप में या पैकेट के रूप में आता है वो पीते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण, अगर बच्चों में अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये दूध कर रहा है, पैकेट वाला दूध। ये क्या होता है, मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक चीज़ बता देता हूँ कि पैकेट वाला जो दूध होता है उसमें 8 टाइम्स हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं। ह्यूमन हार्मोन्स, मतलब माँ, अगर हमारी माँ है उसके माँ के दूध में, और अगर वो उससे कंपेयर किया जाए उस पैकेट का दूध का, तो उसमें 8 टाइम्स हार्मोन ज़्यादा है, 8 गुना, 8 गुना। तो 8 टाइम्स हार्मोन ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो हम वो पैकेट का दूध पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, बच्चे पीते जाते हैं, और मैं तो यही मान्यता है कि भाई दूध से कैल्शियम मिलता है, ये वो। कैल्शियम के लिए दूध दिया जाता है, उनको ताकत के लिए दूध दिया जाता है, और वो उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस करते जाता है, क्योंकि 8 टाइम्स हार्मोन्स ज़्यादा है उसमें। और वो हार्मोन्स से बच्चे पीते हैं दूध, और पीते जाते और उनका फिर धीरे-धीरे आगे जाके उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और अलग-अलग तकलीफें शुरू हो जाती है। ये मूल कारण होता है कि बच्चों को जंक फूड, ये पैकेट फूड, ये सब चीज़, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, ये जितना दूर रहे, तो ये बचपन से ही बहुत ज़रूरी है समझना कि ये हार्मोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस करने का कारण बन रहा है आजकल। जी, जिस तरह से आपने हमें बताया कि ये पैक्ड फूड जो है, इनके जो केमिकल्स हैं, वो इस तरह से होते हैं कि बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं और मुख्यतः यही रीज़न है कि छोटी एज से ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और यही रीज़न है शायद कि हमारा लाइफ़स्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो कैसे हम लोग इससे रियायत पा सकते हैं? जो हमारी पीरियड्स की जो इर्रेगुलैरिटी है, उससे कैसे हम रियायत पा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा पहले अभी समझते हैं कि इसका असर कैसा होता है हमारी बॉडी में। थोड़ा-सा मैं और एक चीज़ देता हूँ, फिर इसका हल तो देना ही है हमको। देखो, क्या होता है ना कि हम जैसे कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसा कि देखो कोई भी चीज़ के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। हर हर सारा शरीर में जो भी केमिकल
रिएक्शंस होता है, सारी ग्रंथियां जो होती है वो हार्मोन बनाती है, मेल हो या फीमेल हो, फीमेल के अपने ऑर्गन से और मेल के अपने ऑर्गन से। तो फीमेल के ऑर्गन्स ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनमें मेंसेस शुरू हो जाता है, तो उनको स्वाभाविक है कि गर्भाशय में से उनको फिर वो सब जैसे वो इनका एक फीमेल एग बनना और वो निकलना, ये साइकिल जो है मंथली साइकिल शुरू हो जाती है। अब देखना इसे मैं आपको थोड़ा साइंस में ले जाऊंगा, अभी थोड़ा दर्शक जरा ध्यान से समझना इस बात को, मेरी अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ भले 5 मिनट की बात है, और आप गौर पूर्वक समझना कि ये कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर आपको हो सकता है इतना एक्सप्लेन करता भी नहीं है, या तो उनको नॉलेज है या नहीं वो तो ईश्वर जानता है, पर अगर नॉलेज हो तो एक्सप्लेन नहीं करता और आप उनको पूछते भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस इतना ही कहा जाता है बच्चे जाते हैं या बड़े जाते हैं कोई भी, हाँ आपको हार्मोन डिस्टर्ब है या हार्मोन की गोलियां चले, हाँ आपको कुछ भी तकलीफ है तो आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपको ईयरबड, अरे हार्मोन हार्मोन डिस्टर्ब है, हार्मोन डिस्टर्ब क्यों है, शुरुआत का जो हमने बताया है वो एक कारण है। दूसरी बात देखो, अभी अभी जैसे पिट्यूटरी जो हमारी यहाँ पे ग्रंथि होती है वो हार्मोन्स और हमारी जो ओवरीज मतलब बहनों में जो ओवरीज होती है वो उसमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जैसे मंथली बनता है तो एक हार्मोन बनेगा, वो हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करेगी, फिर वो ब्लड के द्वारा वो उस ऑर्गन तक पहुंचेगा और वो ऑर्गन एक्टिवेट होगा, और फिर उनको वो जो भी एग बनेगा, फिर बाद में जैसे मंथ जैसा समय आ जाएगा वैसा उनको मेंसेस आके वो एग जो बनता है अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो डिस्चार्ज हो जाता है मेंसेस में। ऐसा साइकिल चलता रहता है जब से शुरू हुआ मेंसेस और जब से मेंसेस बंद होती तब तक। अब क्या होता है, एक ईस्ट्रोजेन नाम का, चलो एक उदाहरण के तौर पे ईस्ट्रोजेन नाम का एक हार्मोन लेते हैं कि जो बहुत सबसे बड़ा कारण बनता है महिलाओं के इस प्रॉब्लम के लिए। अभी ईस्ट्रोजन अगर बन गया, अभी देखना ध्यान पूर्वक समझना, 5 मिनट जरा ध्यान से, ईस्ट्रोजन बन गया यहाँ से और उसको जाना है बराबर अपने टारगेट पर, अपना टारगेट क्या है, बराबर ओवरिस तक जाना है, ओवरिस पे जाके जाके उसको बनाना है, वो जो भी चीज उसको स्टिमुलेट करना है और बाद में उनको जो भी प्रोसेस करना है। हार्मोन बन गया और वो गया लीवर में, लीवर में क्या होता है, वो एक ग्लूकोज के साथ उसका यूनियन हो जाता है, वो ग्लूकोज के साथ वो मिल जाता है, ग्लूकोज के साथ जैसे मिलता है फिर वो जैसे आता है बाहर, वो एक कोई अपने शरीर में, मैं पहले भी बताया था कोई लेक्चर में किसी ने सुना होगा कि हमारे शरीर में 120 ट्रिलियन तो सेल है, पर 1200 ट्रिलियन हमारे शरीर में बैक्टीरियाज है जो हमारे शरीर में सारे केमिकल रिएक्शंस की जो नियंत्रण करते हैं, सारे सेल, एक एक सेल को नियंत्रण करता है, एक सेल के पीछे 10 बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज होती है वो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं हमारे शरीर में, सारे जो शरीर को संतुलित रखते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है वो ईस्ट्रोजन जब ग्लूकोज के साथ मिल जाता है लीवर में और वो कैच कर लेता है बैक्टीरिया, फिर वो बैक्टीरिया बराबर उसको टारगेट पे ले जाना होता है। जब वो टारगेट पे जैसे आता है और वो बैक्टीरिया ग्लूकोज को खा लेता है और वो ईस्ट्रोजन को बराबर जहां से वहां रिलीज कर देता है, जहां से वहां पर वो बैक्टीरिया रिलीज कर देता है। और होता क्या है, ये बच्चे हो या जो भी बड़े जो भी है, जैसे मैं बताया था खान पान में अगर जो गलतियां होती है, अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे शरीर में जब कम हो जाते हैं उसको रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज है ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बैक्टीरियाज तो उसको ले तो जाते हैं पर उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ ले जाना है, इसको कहाँ पर पहुंचाना है। तो उसको क्या होता है कि वो जो ग्लूकोज जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ने ग्लूकोज को खाना चाहिए वो नहीं खाता, और बॉडी क्या समझता है भी ये एक्स्ट्रा है तो उसको वो बॉडी के बाहर फेंक देता है। तो ईस्ट्रोजन की लेवल इस तरह से कम होने लग जाती है बॉडी में महिलाओं की। क्यों कम होती है? क्योंकि रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो उसको टारगेट तक पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा सकता, ग्लूकोज को नहीं खा सकता है, और वो ग्लूकोज बॉडी स्वाभाविक है जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो ग्लूकोज उसको फिर हमारे मल द्वारा या यूरिन द्वारा या उसके तरह से उसको एक्सट्रीट कर देता है, बाहर फेंक देता है, और उसी में ईस्ट्रोजन की लेवल घटती है, और ईस्ट्रोजन जहां पर टारगेट सेल पे जाना चाहिए वहां पर नहीं पहुंचता, और फिर वहां पर कुछ गांठें बनना, जैसे पीसीओडी, या फिर कोई महिला बड़ी हो तो उसमें फिर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, हार्मोन डिस्टर्ब होने से भी किसी किसी को ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लो होना, किसी किसी को कम फ्लो होना है, जो किसी किसी को अगर मेंसेस जल्दी जल्दी आना, किसी किसी को मेंसेस डिले हो जाना, और किसी का हैवी फ्लो हो जाना, किसी को कम फ्लो हो जाना, ये सारा उनके शरीर के ऊपर निर्भर होता है कि इनका शरीर रिस्पॉन्स करता है उस हार्मोन को। तो इस तरह से ये कारण होता है कि जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हमारे शरीर में बढ़ रहे हैं वो बढ़ाना बहुत जरूरी है, और वो बढ़ा सकते हैं हम, और बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं हम। अभी जो हम डाइट प्लान देंगे, जो हम उसका सॉल्यूशन देंगे, इसमें आप समझ जाओगे कि हार्मोन्स जो शरीर में प्रकृति ने जो सेटिंग रखा है जिस तरह से उसको टारगेट सेल तक ले जाने के लिए, टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाने के लिए, वो कैसे बैक्टीरिया उसको मदद करते हैं,
और वो बैक्टीरिया जब डिस्टर्ब हो जाते हैं और मतलब फ्रेंडली बैक्टीरिया की जगह जब रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो दिक्कतें बढ़ जाती है और सारे प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाते हैं। जी, डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि हमारे बॉडी में फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और जो हम लोग फूड खाते हैं, जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है उस पे केमिकल्स अटैक करते हैं, तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हो जाते हैं, जिस वजह से सारा इम्बैलेंस होता है। तो हम ये आप हमें ये बताइए, हम ये जानना चाहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल सही है और मेरा भोजन बहुत सात्विक रहता है और मैं पैक्ड फूड भी नहीं खाती और मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी गुड है। अगर एक दिन के हिसाब से मैं बात करूं तो अच्छी है मेरी फिजिकल एक्टिविटी, उसके बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं हो सकती। विथ रीज़न उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है, रीज़न ही हो सकती है। कुछ ना कुछ तो आप ऐसा शरीर में जा रहा है कि जिसके कारण आपका जो ये साइकिल है, फीडबैक में मैकेनिज़्म की जो साइकिल है, इस साइकिल में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है। यहाँ से बन रहा है तो वहाँ टारगेट सेल तक नहीं जा पा रहा है आपका एस्ट्रोजन। तो इसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, या तो पहले आप खाते बराबर हो, सब कुछ बराबर हो सकता है आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेन में हो, टेंशन में हो, ये भी कारण बन सकता है, साइकोलॉजिकल भी कारण बन सकता है, तो ये भी देखना जरूरी है। एक शेड ये भी है कि अगर आप एकदम स्ट्रेस में आते हो, मेंटली एकदम दबाव में आते हो, डिप्रेशन में आते हो, सैडनेस में आ जाते हो, तो आपके हार्मोन्स में बदलाव होता है, क्योंकि वो सारे फिर हमारे जो केमिकल रिएक्शंस जो होनी चाहिए वैसा नहीं होती, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा रीजन है आजकल का ये डिस्टर्बेंस का। तो ये है, और खान पान की मैं जैसे बताने वाला था कि अभी जैसे इस सब चीज का सॉल्यूशन क्या है। अभी जैसे कोई कई महिलाओं को प्रॉब्लम होगा कि ज्यादा फ्लो होना, किसी को पीसीओडी हो सकता है किसी बहनों में, और किसी में फाइब्रॉइड हो सकता है, या जो भी गांठें बनने का, वो तो इसका हम डिस्कशन करेंगे अगले इसमें एपिसोड में। डॉक्टर साहब, एक क्लैरिटी मुझे जी चाहिए हमारे दर्शकों के लिए कि जिस तरह से आपने बताया कि बॉडी स्ट्रेस हो सकता है लाइफ में, इस वजह से हो सकता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो क्या फिजिकल एक्सर्शन भी एक रीजन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का? वो टेम्पररी हो सकता है, कि वो टेम्पररी इफेक्ट आए, वो परमानेंट इफेक्ट नहीं आ सकता वो फिजिकल एक्सरसाइज। और अगर मेरा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, तो मैं जॉब करती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, और या मेरा बिजनेस है तो मेरा बहुत ही ज्यादा सिटिंग वर्क है, तो क्या वो रीजन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का? देखो, रीजन कुछ भी हो सकता है, जो आपका अगर रूटीन से अगर कुछ अलग कर रहे हो आप, अगर आप देखो सेडेंटरी लाइफ है, ये भी एक कारण है। सेडेंटरी लाइफ में आपको थोड़ा मूवमेंट होनी चाहिए, आप योगा प्राणायाम वगैरह जो चलना फिरना रखना चाहिए, जो शरीर के लिए सभी ग्रंथियों को काम करने के लिए जरूरत होती है, तो बन सकता है कारण, सेडेंटरी लाइफ भी बन सकता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने डॉक्टर साहब हमें बताया कि ये पीसीओडी और जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, ज्यादा आना, कम आना, स्किप हो जाना और ड्यूरेशन एक्सटेंड होना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप हमें इसका सटीक निवारण बताएं। जी बिल्कुल सही है, बस अभी यहीं पर है। एक बात ध्यान रखना दर्शक महिलाओं, जो भी महिलाएं सुन रही हैं हमारी बात, ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन या जो डॉक्टर हार्मोन टैबलेट्स के नाम पर जो दिया जाता है आपको प्रॉब्लम के लिए, ये कभी भी परमानेंट इलाज हो सकता नहीं है, क्योंकि ये जो सिंथेटिकली बनी हुई मेडिसिन है, ये टेम्पररी आपको स्टिमुलेट करती है आपके ऑर्गन्स को, और वो थोड़ा सा उनका रेगुलेशन में आ जाता है। पर जो नेचुरल रेगुलेशन होनी चाहिए हमारे बॉडी में, वो नेचुरल रेगुलेशन इससे कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये ध्यान रखना कि आपने टेम्परेरी अगर कोई दवा खाई तो मान भी लिया, आपने खा लिया कोई एलोपैथी की दवा, पर ये परमानेंट मत खाना। तो बोलो डॉक्टर नहीं, जब तक आपकी तकलीफ हो ये नहीं, पर वो जो अपने नेचुरल जो प्रोसेस है वो सारे डिस्टर्ब कर देगा, वो गोलियां जो हमारे शरीर को। तो हमें करना क्या है, फर्मेंटेड पोरेज, मैं कई बार बोला हूँ कि जो फर्मेंटेड होता है, जो उसको हम खमीर बोलते हैं, कि खमीर युक्त खाने में अगर हो, तो वो जरूर हमारे भोजन में चाहिए, जिससे हार्मोन्स, जिसमें ये जो बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। जैसे सीजनल अगर आप छाछ लेते हो, लस्सी लेते हो, मक्खन खाते हो, तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी हमें मदद करते हैं तो बढ़ाने में, तो ये भी आप जैसे सीजन में जो खाया जाता है वो खा सकते हैं। फाइबर्स ज़्यादा शरीर में बढ़ाओ, फ्रूट्स है, सलाद है, जो हम बताते हैं डीआईपी डाइट, बॉडी से 10 टाइम्स फ्रूट्स होने चाहिए, बॉडी से 5 टाइम्स आपके शरीर में मॉर्निंग सलाद, और 5 टाइम्स इवनिंग सलाद शरीर में जाना चाहिए। आपके शरीर में ग्रीन लीव्स जाने के जूस जाना चाहिए, तो ग्रीन लीव्स आप चबा भी खा सकते हो, जैसे हमारे घर में पालक, पुदीना, धनिया, करी पत्ता वगैरह जो होते हैं, उसके फाइबर्स हम ले सकते हैं। ठीक है। या तो फिर मैं आपको कुछ अभी बताता हूँ, कुछ कषाय अगर आप प्रतिदिन ले, जो बहनें, अगर अगर आप लिख पाओ मेरी बात तो देख लेना, या तो फिर आप जैसे भी रिकॉर्ड कर लो जो अभी आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप कुछ में पर्टिकुलर समझ लो, ये एक आपका ये ट्रीटमेंट है।
आपने क्या करना, मोरिंगा आप जानते हो जिसको सहजन बोलते हैं या ड्रमस्टिक्स बोलते हैं, उसके पत्ते लेके आप उसको एक सप्ताह उसी का काढ़ा ले, उसी के समझ लो 25-30 पत्ते ले लिए, एक गिलास पानी उबालने लग दिया, उबलने के उबलते उबलते पानी में डाला, उबलते पानी में 5-7 मिनट उबलने दिया, ढक्कन रख के रख दिया, ठंडा हो गया आपने छान के पी लिया। ऐसा एक सप्ताह मोरिंगा का। दूसरा सप्ताह आप इमली के पत्ते, जो इमली के बड़े पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ जो खट्टे इमली, पर पकी हुई इमली शरीर के लिए अच्छी होती है, पर उसके हमें पत्ते यूज करना है। अगर आप उसके फ्रेश पत्ते अगर हो, कोले पत्ते हो, तो वो आप वो एक सप्ताह उसी का काढ़ा ले सकते हैं। एक सप्ताह मोरिंगा का हो गया, मतलब सहजन का, ड्रमस्टिक का। दूसरा इमली के पत्ते, एक सप्ताह। तीसरा सप्ताह आपको लेना है पान, जो हम खाते हैं पान, जो पान ठेले में मिल सकता है। बड़ा हो तो 2 पान ले लेना इतना, अगर छोटे हो तो 2-3 पत्ते ले लेना, वो उबलते हुए पानी डालें, उसका काढ़ा पिए एक सप्ताह तक। बाद में करंज के पत्ते होते हैं, करंज का एक बड़ा पेड़ होता है जिससे हम दातुन करते हैं, उसके वैसे ही काढ़ा पी सकते हो। लाल अंबर या पटवा पेड़ का नाम है, वो कर सकते हो। कंधी नाम का एक पत्ता पेड़ होता है, अगर उसके अगर करेंगे तो वो आप उसका काढ़ा पी सकते हो एक एक सप्ताह। और अंत में गिलोय के पत्ते जो बोलते हैं, तो गिलोय के पत्ते का आप वो काढ़ा पी सकते हो। ये अगर आप इतने पत्तों का भी अगर आप करते हो, तो ये आपके बॉडी में ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करती है, और ये आपको स्टिमुलेट करेंगी जो हार्मोन्स को, और जो टारगेट पर हमने पहुंचाएगी। दूसरी बात, कुछ तेल ऐसे होते हैं, वो तेल अगर आप पिएंगे तो भी आप मेरे शरीर में वो ग्रंथियों को भी स्टिमुलेट करता है, और ये जो ऐसे बताएं ये प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। जैसे नारियल का तेल होता है, कुसुम का तेल होता है। नारियल और कुसुम का तेल मतलब उसको करड़े का तेल भी बोलते हैं। नारियल तेल, कुसुम का तेल, बाद में मूंगफली का तेल, ग्राउंड नट्स का, वो तो होता ही है, सब जगह मिलता है। तिल का तेल और राम तिल का तेल। तिल का तेल और राम तिल, राम तिल को नाइजर सीड ऑयल बोलते हैं इंग्लिश में। अगर या तो आप जानना चाहो तो वो इस काली काली सीड्स होती है, जो काली कलर की होती है, उसमें का भी तेल मिलता है, उसको राम तिल बोला। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो तेल है, नारियल है, कुसुम का तेल है, मूंगफली है, तिल का तेल है, और राम तिल का तेल है, ये सभी तेलों का आप एक एक हफ्ता के लिए 2-2 चम्मच पी सकते हो खाली पेट एक काढ़े में, और उसमें आधा घंटे का अंतर रखें। तो आप वो पीने से मात्र से भी आपके शरीर में शुरू हो जाएगा ऑर्गन्स में, और जैसे नेचुरल प्रोसेस हमारे भगवान ने रखी है वो शुरू हो सकती है। तो ये जो तेल भी ध्यान रखना, आपको मैंने अभी बता दिया। और काढ़ा भी याद रखना। जैसे हमने अभी ये सॉल्यूशन दिया, कई लोग हो सकता है कि कुछ शहर में ये सब चीज़ें की अवेलेबिलिटी ना हो, पत्ते ना मिले, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ मेडिसिन का नाम बोल देता हूँ जो अपने आश्रम में मिलती है। एक फेमिटैब और फेमिकेयर एक सिरप है, ये दोनों साथ में अगर लेते हैं, उसके ऊपर लेने का मात्रा कैसा है सब उस पर लिखा है। ये अगर आप लेंगे तो आपकी जो भी ये जो तकलीफ है, ये उस तकलीफों के लिए ही बना हुआ वो दवा है। उसके साथ साथ अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो सबायना, पल्सेटिला, है ना, और ऐसे कुछ हम ऐसे छोटी पावर मतलब 30 पावर में अगर ये दवाएं होती है, अगर ये लेते हैं तो भी आपका शुरुआत हो सकती है। पर भी मैं ये कहूँगा कि आप जरा डॉक्टर से मिलके दवाई ले तो ज़्यादा अच्छा है। पर ये जो पेटेंट दवा तो जो सबके लिए चल सकती है, तो स्टॉल में अपना फेमिटा फेमिकेयर आपको लेना है तो आप जरूर ले सकते हैं, जिससे लाभ मिलता है। देखो, ये दवाओं का कोर्स होता है, जो दवा का कोर्स है ये हो सकता है कि जब तक आपके शरीर में बदलाव ना दिखे आपको, बदलाव दिख जाए, फिर अपना रिपोर्ट करेंगे। अगर मानो पीसीओडी है, अगर पीसीओडी का सोनोग्राफी में अगर वो पहले थी गांठ और अभी चली गई है, तो इस तरह से अगर आप रिपोर्ट लेते हैं और रिपोर्ट लेके अपना कुछ परिवर्तन आता है, तो फिर तब तक आप दवा अगर फिर तो दवा बंद कर सकते हैं। तो जब तक चेंज नहीं आता अपने इस सिम्टम्स में, तब तक आपको तो दवा लेनी ही लेनी है। किसी को हो सकता है 2 महीना लगे, किसी को 3 महीना लगे, किसी को 6 महीना लगे। ये डिपेंड करते हैं हमारे अलग अलग शरीर पर। तो मैं महिलाओं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ने ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया है, ये कोर्स आपको तब तक लेना है, ये मेडिसिन आपको तब तक लेनी है जब तक आपकी बॉडी में नेचुरली रिलीफ नहीं आता है। हर एक की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स देती है, तो आप इन मेडिसिन को तब तक कंटिन्यू रखें जब तक आपको नेचुरली रिलीफ नहीं मिलता है। आपको जब लगेगा कि हाँ मेरी साइकिल अब नॉर्मल हो गई है, मुझे रिलीफ है, तो आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जो भी मेडिसिन के नाम डॉक्टर साहब ने बताए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख पाएंगे वो सारे नाम। और ये सब चीजें करके मैं अंत में बताऊंगा, जैसे फर्मेंटेड पोरेज, ये लिटिल मिलेट जो होते हैं, लिटिल मिलेट, मैं जो मिलेट्स बोलता हूँ खाने के लिए, उसमें जो लिटिल मिलेट होते हैं जिसको कुटकी कहते हैं, कुटकी, ये आपको लगातार 3 दिन खाने, क्योंकि कुटकी एक ऐसा मिलेट्स है, ऐसा अनाज है कि जो डायरेक्ट हमारे जेनेटल्स पे काम करते हैं, ओरीज में और यूट्रस पे काम करते हैं महिलाओं में, और पुरुषों में उनके उनके ऑर्गन्स पे काम करते हैं।
तो लिटिल मिलेट आपको ज्यादा खाना है, और बाकी की जो 4 मिलेट है, फोक्सटाइल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, ये एक एक दिन खाना है। तो सबसे ज्यादा खाना है उसका नाम है लिटिल मिलेट, हिंदी में उसको कुटकी कहते हैं। वो कुटकी का अगर आप सेवन करेंगे तो कुटकी के जो फाइबर्स है, वो फाइबर्स जाके सीधे आपके ओवरीज पर या फाइबर यूट्रस पे काम करते हैं, और वहाँ की जो भी कमी है वो भर के निकालते हैं, और वही फिर आपका बैक्टीरियल फ्लोरा, आपका फैटल फ्लोरा भी मेंटेन करते हैं। इसी का आप फर्मेंटेड पोरेज भी खा सकते हो, मतलब जिसको खमीर कहते हैं, वो खमीर खा के आप सॉल्यूशन ले सकते हो। देखो मेडिसिन इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है एलोपैथी। हाँ, बाकी आप हमारे जैसे अगर होम्योपैथ के पास आते हो, आयुर्वेद के पास आते हो, तो इनको आपको फिर स्टडी करके आपके लिए भी दवा हम दे सकते हैं। हमारे पास इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आयुर्वेद में, होम्योपैथ में है। तो ये सब आपने जो खाना बताया, ये करके थोड़ा मेडिसिन का सहारा करेंगे तो आपकी तमाम तकलीफें एकदम से कम हो सकती है। दर्शकों के लिए जी। एक प्रश्न था, तो जिस तरह से आपने बताया कि 1 हफ्ते तक एक ये जो हमने कोर्स लेना है काढ़े का, आपने अलग अलग पत्तों के नाम बताए कि 1 हफ्ता हमें ये काढ़ा, इस पत्ते का काढ़ा पीना है, दूसरे हफ्ते हमें इस पत्ते का काढ़ा पीना है, और उसके साथ साथ हम अलग अलग जो वीकली हम उसका कोर्स कर सकते हैं ऑयल का भी, कि 1 हफ्ता आपने तिल का ऑयल ले लिया, 2 स्पून पी लिया, 1 हफ्ता आपने ग्राउंडनट ऑयल पी लिया। तो ये बिल्कुल। जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे आपने बताया काढ़े में और ऑयल में तो आधे घंटे का फर्क होना चाहिए, तो खाने में और इस जो ऑयल है और जो काढ़ा आपने बताया, उनमें कितना गैप होना चाहिए, कि खाने से वही पहले तो खाना वो, है कि खाने के बाद खाना है, वो एक बार आप बता दीजिए। हाँ, ये खाली खाली पेट ही शुरू करना है। खाली पेट पहले काढ़ा लिया आधा का, और फिर 10-15 मिनट के आपको जो खाना है वो खा लिया आपने, जो रूटीन है आपका। 15 से 20 मिनट आपके तेल के बाद भी आपने छोड़ना है, आपका जो रूटीन का जो भी आने में है। ये सवेरे आपने करके, ये आप जो रूटीन में बाद में आधा घंटे के बाद आ सकते हो, 15-20 मिनट के बाद भी आ सकते हो, तेल पीने के बाद, ऐसा हो और सकता क्वांटिटी क्या रहेगी डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर है। दो साहब जो चम्मच काढ़ा है उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? 100 ml, 100 से 120 ml तक, एक एक गिलास बस। क्योंकि उबलते हुए पानी में डालना है, 5-7 मिनट ही उबलना है उसको, आधा नहीं करना है उबाल के, केवल 7-8 मिनट उबालना है, फिर ठंडा करके उसको छान के पी लेना है, तो ज्यादा घटेगा नहीं। तो 100 ml या 120 ml के बीच में आप पी सकते हो, एक गिलास समझ लो, और तेल 2 चम्मच। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, हाँ जी। बहुत बहुत आपका। तो मैं दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली हमें ये बात बताई है कि एलोपैथी मेडिसिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं, पर लॉन्ग रन में अगर हमें रिलीफ चाहिए तो एलोपैथिक मेडिसिन रिलीफ नहीं देती हैं, क्योंकि ये जो डॉक्टर साहब ने बताया, ये जो भी पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद के माध्यम से इसे हम परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप काढ़े का कोर्स करें या फिर ऑयल का कोर्स करें। तो मैं अपनी महिलाओं दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब ने ये जो काढ़े बताए हैं, ये हम ले सकते हैं तब तक जब तक हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है, जब हमें लगे कि हमारी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं और जो भी हमारी साइकिल है वो नॉर्मल हो गई है, तो हम ये काढ़े लेना बंद कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन रेकमेंड की हैं, उनको भी आप लें, और आप उन्हें क्विट कर सकते हैं जैसे ही आपको लगे कि आपकी साइकिल नॉर्मल हो गई है, तो आप उन दवाइयों को लेना बंद कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि जो काढ़ा है वो खाली पेट लेना है, उसके बाद आप आधे घंटे बाद या 10-15 मिनट बाद भोजन ले सकते हैं। और जो ऑयल का जो उन्होंने कोर्स बताया है, तो डॉक्टर साहब ने स्पेसिफिकली ये बात बताई है कि काढ़ा अगर हम लेते हैं, उसके बाद 2 टेबल स्पून जो हम ऑयल लेते हैं, उसके बीच में एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए, और इसके बाद हम फिर 10-15 मिनट, हाफ एन आवर के बाद हम अपना रेगुलर भोजन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ने क्लियरली कॉल आउट किया है कि पैक्ड फूड अवॉइड करें, क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है, सैलेड का इंटेक बढ़ाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना है, ताकि हमारी बॉडी में जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज है उनका जो नंबर है वो बढ़े, और जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज है उनका नंबर डिक्रीज हो, और हमारी जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है वो नॉर्मल होकर हमारी साइकिल बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी बहुत बहुत, कि उन्होंने बहुत ही हमें घरेलू नुस्खे बताए जो हर एक महिला कर सकती है अपने घर में, काढ़ा बनाकर, तेल पीकर, या फिर फर्मेंटेड पॉरेज, खमीर किया हुआ जो पॉरेज है, दलिया बना के खा सकती हैं। तो धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब एक बार फिर से हमें ये सब जी, जानकारी देने सब के लिए। सबको धन्यवाद। मैं जी जी, सबको धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये आज जो हमारा था विमेन हेल्थ केयर सीरीज का पहला एपिसोड था, हमने मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में क्विक, बहुत ही ब्रीफ जानकारी डॉक्टर साहब से ली है। हम अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे और विमेन हेल्थ सीरीज के दूसरे एपिसोड को लेकर आएंगे, जो होगा ल्यूकेरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और फाइब्रॉइड्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही।
मेरी और पूरी मंगलमय टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।